नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल गोयल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल बनिया। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है फाइनेंशियल मिस्टेक्स। तो दोस्तों, जब हम यंग होते हैं, जब हमें फाइनेंस की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, तब हम कहीं ना कहीं बड़ी सारी फाइनेंशियल गलतियां कर बैठते हैं, जिसके लिए हमें बाद में बहुत ज़्यादा पछताना पड़ता है। और आप सोचते हैं कि काश अगर उस टाइम पर मुझे इन गलतियों के बारे में पता होता, इन मिस्टेक्स के बारे में पता होता, तो मैं इन गलतियों से बच सकता था और मैं आज की डेट में बहुत ही फाइनेंशियली बेटर कंडीशन में होता। लेकिन आप, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं होती है, आप इन गलतियों को करते हैं और आप फंस जाते हैं। तो मेरे यंग ऑडियंस से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये गलतियाँ जो मैंने भी की हैं, हम सब ने की हैं, आप इन गलतियों से सीखिए। और मैं इन गलतियों के अलावा आपको इन गलतियों से बचने के लिए क्या सोल्यूशन आपको लेने चाहिए, क्या स्टेप्स लेने चाहिए, उसके बारे में भी मैं डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं टॉप 10 फाइनेंशियल गलतियों के बारे में। तो दोस्तों, पहली गलती जो हम सब करते हैं कि हम एक्सेसिव स्पेंडिंग करते हैं और जितना हमें सेव करना चाहिए उतना हम सेव नहीं करते हैं। तो दोस्तों, होता क्या है कि जब आप यंग होते हैं, आपके फ्रेंड्स, फैमिली फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे फ़ोटोज़ डालते हैं अपनी वेकेशंस की, उन्होंने लंबी गाड़ी खरीदी है, बड़ा घर खरीदा है, और आप भी कहीं ना कहीं उस चीज़ से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और आप ऐसी चीज़ें खरीद बैठते हैं जिसकी आपको शायद ज़रूरत भी नहीं है। और कई बार आप मंथली सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, जैसे कि जिम है, नेटफ्लिक्स है, या और भी कई सारे तरह के सब्सक्रिप्शन जिनकी एक्चुअली आपको उतनी ज़रूरत भी नहीं है और आप उसको यूज़ भी नहीं करते, लेकिन आप वो फिर भी खर्चा अपने साथ एक बांध लेते हैं। और ये सब चीज़ें आइसोलेशन में तो बहुत छोटी छोटी लगती हैं, लेकिन जब आप इनका एक कंबाइंड इफेक्ट देखते हैं तो वो स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। और कई बार होता क्या है कि आप ईएमआईज पे या क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू उस टाइम तो वो चीज़ खरीद लेंगे, लेकिन अल्टीमेटली आपको इंटरेस्ट के साथ उस चीज़ को वापस पे तो करना पड़ेगा। तो आप स्पेंडिंग तो उस टाइम पर कर देते हैं, बट आप उसको जब चुकाने बैठते हैं तब आपको पता लगता है कि एक्चुअली मैंने जो ये चीज़ खरीदी थी इसकी मुझे ज़रूरत भी नहीं थी। तो इसीलिए इन तरह के एक्सेसिव स्पेंडिंग में आप ना पड़ें और अपनी सेविंग को बढ़ाएं, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आप इस चीज़ को कर कैसे सकते हैं? तो सबसे पहली चीज़ है कि आप अपना मंथली बजट बनाइए। मंथली बजट बनाएंगे तो आपको अपना इनफ्लो और आउटफ्लो, स्पेशली आपके खर्चे कहाँ कहाँ हो रहे हैं, वो चीज़ क्लियरली पता लगेगी। और आप जब खर्चे आपको पता लग पाएंगे कि एक्चुअली आपके खर्चे हो कहाँ रहे हैं, तब आप सही से उसको जान पाएंगे कि हाँ, उसको आप खर्चों को रोकना कैसे है। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि आप कहीं ना कहीं किसी लोगों से इन्फ्लुएंस ना हो। आप इन्फ्लुएंस होकर जो चीज़ें खरीद लेते हैं वो कहीं ना कहीं आपको बाद में दिक्कत करती हैं। आप उन अननेसेसरी स्पेंडिंग से बचें। और उसके अलावा आप अपनी सैलरी का एटलीस्ट 20% जो है सेव करने की कोशिश करें। जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाती है, आप ये परसेंटेज ऑफ सेविंग जो है ये बढ़ा सकते हैं। वैसे एक 50-30-20 रूल होता है, जिसके हिसाब से आप 20% अपनी सैलरी की सेव करें, बट मेरे हिसाब से ये 20% से आपको स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे आपकी सैलरी इंक्रीज होती जाती है, आप वो सेविंग परसेंटेज इंक्रीज कर सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, आप कोई भी चीज़ एकदम से खरीदते हैं तो आपको इंस्टेंट खुशी मिलती है। अगर आप इसी खुशी के पीछे भागेंगे तो आप ऐसी बहुत सारी चीज़ें खरीद लेंगे जिसकी आपको ज़रूरत भी नहीं है। इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी प्रो टिप देता हूँ कि कभी भी आप इम्पल्सिवली कुछ खरीदने वाले हों तो आप कोशिश कीजिए कि आप 2 दिन तक उस परचेज़ को जो है डिले कर दीजिए। अगर आप उस परचेज़ को 2 दिन डिले कर देंगे और 2 दिन के बाद में अगर आप दोबारा सोचेंगे कि एक्चुअली आपको वो चीज़ खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए, अगर वो सच में आपको उस चीज़ की ज़रूरत होगी तो आप उस टाइम पर भी उस चीज़ को खरीदेंगे। लेकिन अगर आपको सही में उस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी तो आप सोचेंगे कि ये मैं इम्पल्सिवली उस टाइम पर खरीद रहा था, लेकिन मुझे एक्चुअली इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप ये इम्पल्सिव बाइंग को थोड़ा सा डिले कर देंगे तो आप एक्चुअली जो ज़रूरत वाली चीज़ें हैं सिर्फ वही खरीदेंगे, जो बेज़रूरत की चीज़ें हैं उसको छोड़ देंगे। तो दोस्तों, सेकंड गलती जो हम करते हैं कि हम अपने एक्सपेंडिचर को कम करने पर तो फोकस करते हैं, लेकिन हम अपनी सैलरी इंक्रीज करने पर उतना ज़्यादा फोकस नहीं करते। क्योंकि दोस्तों, आपके जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो एक लिमिट तक ही कम हो सकते हैं। आप अपने खाने का खर्चा, रेंट का खर्चा, कपड़े एक लिमिट तक ही कम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कम आप नहीं कर सकते। लेकिन आपकी सैलरी के बढ़ने पर जो है कोई लिमिट नहीं है। आप अपनी सैलरी जितनी चाहें उतनी बढ़ा सकते हैं, जितना आप एफर्ट करेंगे वो उस पर डिपेंड करेगा। तो जब आप अपनी सैलरी को इंक्रीज करते हैं और आप अपने एक्सपेंडिचर को भी थोड़ा कम करते हैं तो आपकी सेविंग जो है वो बढ़ जाती है। तो आप अपनी सैलरी इंक्रीज कर कैसे सकते हैं? तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप अपने स्किल्स ऐड कर सकते हैं, कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशंस आप अक्वायर कर सकते हैं, आप जॉब स्विच कर सकते हैं। इन सब तरीक़ों से आप अपनी सैलरी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ सैलरी
भी देख सकते हैं। जैसे आप कोई फ्रीलांसिंग का प्रोजेक्ट कर सकते हैं, कोई साइड प्रोजेक्ट ले सकते हैं, या आप अपने जो दूसरे इनकम के सोर्सेज हैं, जैसे कि अपने पैसे को अच्छी जगह इन्वेस्ट करना, ताकि वो भी पैसा आपको पैसा कमा कर दे, जो आपकी एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम भी हो सकता है। तो ये सेकेंड जो पॉइंट है कि आप अपनी सैलरी इंक्रीज करने पर, अपने डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम इंक्रीज करने पर फोकस करें। तो दोस्तों तीसरी गलती जो हम करते हैं वो है हम इन्वेस्ट करना जो है वो लेट स्टार्ट करते हैं। होता क्या है कि जब आप जॉब करना शुरू करते हैं तो आप सोचते हैं कि मैं कुछ नई चीज़ें खरीदूं, फ़ोन खरीदूं, लैपटॉप खरीदूं, गाड़ी खरीदूं, बाइक खरीदूं, और हम प्रॉपरली उसको पैसे को सेव नहीं करते और ना ही इन्वेस्ट करते हैं उसको। हम सोचते हैं कि सेव करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए तो पूरी लाइफ है, अभी तो टाइम एंजॉय करने का है। लेकिन आप उस टाइम पर एंजॉय तो कर लेते हैं, लेकिन आप इन्वेस्ट नहीं कर पाते। और कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो पैसा सेव भी कर लेते हैं, लेकिन उसको सही जगह इन्वेस्ट नहीं करते। देखिए, अगर आप सही टाइम पर अगर जल्दी शुरुआत नहीं करते इन्वेस्टिंग की, तो आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग को लूज़ करते हैं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग पे एक मैंने बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसको आप देखकर समझ सकते हैं कि एक्चुअली पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे काम करती है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी इन्वेस्टिंग को जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। जैसे जैसे आप अपने इन्वेस्टिंग को डिले करते जाते हैं, आप अपने फाइनेंशियल गोल्स और अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम से उतना ही ज़्यादा दूर होते चले जाते हैं। तो इसलिए स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना जल्दी आप इन्वेस्टिंग शुरू करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो दोस्तों चौथी गलती जो हम करते हैं वो है कि हम सही इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट नहीं करते। एक्चुअली होता क्या है कि लोग अपने गोल्स के हिसाब से इन्वेस्ट नहीं करते। कई बार लोग ये करते हैं कि आप अपने बहुत लॉन्ग टर्म के जो गोल्स हैं उसके लिए भी एक बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट या जो लो रिटर्न वाली इन्वेस्टमेंट है उनके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव नहीं कर पाते। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो जॉब करना शुरू करते हैं और उनको करियर के स्टार्टिंग में ही कोई ना कोई यूलिप या एंडाउमेंट पॉलिसी कोई एजेंट बेच जाता है, और वो उस एंडाउमेंट या यूलिप पॉलिसी के साथ बहुत लंबे टाइम तक फंसे रहते हैं, और उसके अंदर आपको रिटर्न भी अच्छे नहीं मिलते। तो दोस्तों आप अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपका बहुत लॉन्ग टर्म गोल है, आपको बहुत बाद में पैसा चाहिए, तो आप उसको इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में डालिए। जो कि आपके अगर कोई शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, 5 साल से कम में आपको कोई पैसा चाहिए, तो आप उसको लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में डालिए। आपके गोल के हिसाब से आपकी इन्वेस्टिंग होनी चाहिए। और मेरा तो ये क्लियर मानना है कि अगर आप यंग हैं, आप अपने 20s में हैं, और आपका कोई भी जो इन्वेस्टमेंट गोल अगर बहुत दूर है, तो आप इक्विटी में डेफिनेटली डालिए। उसमें आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिलेंगे लॉन्ग टर्म में। हाँ, उसके अंदर वॉलेटिलिटी ज़रूर रहेगी, लेकिन आपको एक अच्छा रिटर्न लॉन्ग टर्म में ज़रूर मिलेगा। और फाइनेंस के बारे में आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए, मेरे वीडियोस देखिए, जिससे आपको कहीं ना कहीं फाइनेंस के बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज मिलती रहेगी और आपकी अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट इंप्रूव होती रहेगी। और जैसे आप इन्वेस्टमेंट को जितना जल्दी करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। और अगर सही इंस्ट्रूमेंट्स में करेंगे, अगर ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो इसलिए इन्वेस्टिंग इन राइट इंस्ट्रूमेंट्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत से लोग नहीं करते। तो दोस्तों पांचवी गलती जो हम करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा लोन्स ले लेते हैं अपने करियर की बहुत शुरुआत में ही। देखिए, लोन्स जो हैं वो आपकी इन्वेस्टिंग की पावर को कम करते हैं। और कई बार मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग अपने करियर के स्टार्टिंग में ही एक बड़े घर के लिए, बड़े गाड़ी के लिए बहुत बड़ा लोन ले लेते हैं, और उस लोन के साथ वो एक बंध जाते हैं, और उसकी वजह से वो रिस्क नहीं ले पाते। मे भी हो सकता है आपको करियर में ग्रो करने के लिए कहीं मूव करना पड़े, लेकिन वो चीज़ वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा होम लोन ले लिया है और वो उसी के साथ बंध गए हैं। और कई लोग मैंने देखा है कि आईफोन लेने तक के लिए जो है EMIs पे या क्रेडिट कार्ड के थ्रू ले लेते हैं, और उसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे करते हैं। देखिए, जो भी आप लोन ले रहे हैं, कहीं ना कहीं वो पैसा आपको वापस तो करना पड़ेगा, और उससे आप बच नहीं सकते हैं। तो लोन जितना आप कम से कम लेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो मेरा तो यही मानना है कि आप जितना कम से कम लोन ले सकें उतना अच्छा है। अगर आपको लोन लेना भी पड़ता है तो भी आप कोशिश कीजिए कि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम होम लोन या एजुकेशन लोन, इन 2 लोन्स के अलावा आप ज़्यादातर लोन के लिए कोशिश कीजिए कि आपको वो ना लेना पड़े। अगर मान लीजिए आपको गाड़ी खरीदनी भी है, तो आप उस पैसे को इन्वेस्ट कीजिए। जब आपके पास वो पैसा सफिशिएंट गाड़ी खरीदने जितना हो जाए, तब आप खरीदिए। आप लोन पे कोई डिप्रिशिएटिंग एसेट लेंगे और वो आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, तो आपके लिए जो है ये बहुत बुरा फाइनेंशियल डिसीजन होगा। तो इसलिए लोन्स जितना कम लेंगे उतना बेटर है आपके लिए। छठी गलती जो दोस्तों जो हम करते हैं वो है फियर ऑफ मिसिंग आउट।
तो दोस्तों होता क्या है कि आप अपने फ्रेंड्स कलीग्स को देखते हैं जिन्होंने ऐसे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया है जिसमें उन्होंने बहुत कम टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा कमाया है। जैसे आपने रिसेंटली देखा होगा कि क्रिप्टो करेंसीज़ के अंदर इन्वेस्ट करके, बिटकॉइन में इन्वेस्ट करके बहुत लोगों ने बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया होता है। तो आप ये सोचते हैं कि शायद आप ही बेवकूफ़ हैं या आप ही ऐसे इंसान हैं जो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाए हैं, और कहीं आप हो सकता है कि उस इंस्ट्रूमेंट को नहीं समझते हों, लेकिन फिर भी आप सिर्फ ये देखकर कि हाँ उसने इन्वेस्ट किया और उसने पैसा कमाया तो मैं भी उस चीज़ में इन्वेस्ट कर देता हूँ, विदाउट थिंकिंग या विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि आप एक्चुअली उस इंस्ट्रूमेंट में क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्या वो इंस्ट्रूमेंट आपको क्लियरली समझ में आया है। तो इसको सोचे समझे बगैर जो आप इन्वेस्ट कर देते हैं, ये एक बहुत ही रॉन्ग अप्रोच है। आपको सिर्फ इस वजह से इन्वेस्ट कभी नहीं करना चाहिए कि दूसरे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं भी इसमें इन्वेस्ट करूं। आपको हमेशा क्लियरली पता होना चाहिए कि आपका फाइनेंशियल गोल क्या है, और वो इंस्ट्रूमेंट जब आपको क्लियरली समझ में आए तभी आप उसके अंदर इन्वेस्ट कीजिए। विदाउट अंडरस्टैंडिंग और सिर्फ फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से जो आप इन्वेस्ट करते हैं वो आपको आगे जाकर बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी में डाल सकता है। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट या इस तरह के फियर में या इस तरह के भुलावे में कभी मत आइए। हमेशा जो चीज़ आप समझते हैं, पूरे तरीके से उस चीज़ के बारे में समझ पाए हैं, सिर्फ उसी में इन्वेस्ट। सातवीं गलती दोस्तों जो हम करते हैं वो है टाइमिंग द मार्केट। दोस्तों हर कोई ये सोचता है कि मैं अपने जब मार्केट बॉटम पे है तब मैं ख़रीद लूँ और जब वो टॉप पे है तब मैं उस स्टॉक को बेच दूँ, लेकिन कभी ऐसा हो नहीं पाता। कई बार होता है कि लोग सोचते हैं कि इस टाइम पर मार्केट्स बहुत हाई हैं तो मैं इन्वेस्ट नहीं करता। कई बार ये सोचते हैं कि मार्केट जब बॉटम पे आएगा मैं तभी इन्वेस्ट करूँगा। कुछ लोग मिडवे ये सोच के कि मार्केट अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मैं इस पैसे को बेचकर निकल जाता हूँ और मार्केट जब फिर डाउन आएगी मैं तब फिर दोबारा इन्वेस्ट कर दूंगा। देखिए हर कोई सोचता तो है कि वो बहुत होशियार है, लेकिन मार्केट ऐसी चीज़ है जिसकी टाइमिंग आप कभी भी जो है प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। मार्केट के बड़े से बड़े पंडित भी जो हैं वो मार्केट टाइमिंग को कभी भी प्रॉपरली जज नहीं कर पाए हैं। इसीलिए मार्केट को टाइम करना जो है वो आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। आपको जब भी इन्वेस्ट करना हो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू मंथली थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कीजिए, और जब आपका गोल नज़दीक आने वाला हो उस पैसे को सिस्टमैटिकली विड्रॉ भी कीजिए। तो सिस्टमैटिकली पैसे को डालने से आपकी रुपी कॉस्ट एवरेजिंग हो जाती है, और इसी तरीके से जब आपका गोल से आप कुछ साल पहले उस पैसे को निकालना शुरू कर देते हैं तब आपके पैसा निकालने की भी एवरेजिंग हो जाती है। तो दोनों तरफ से आपके रिस्क जो है वो काफ़ी हद तक मिनिमाइज हो जाते हैं। तो इसलिए मार्केट को टाइम करने की कोशिश मत कीजिए। हमेशा अगर आप सिस्टमैटिकली पैसा डालेंगे और सिस्टमैटिकली उसको निकालेंगे तो आप हमेशा लॉन्ग टर्म में विन विन आपके लिए सिचुएशन होगी। आप कभी भी जो है मार्केट का टॉप या बॉटम नहीं पिक करेंगे, आप हमेशा एवरेजिंग के साथ लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा कमाएंगे। तो दोस्तों आठवीं गलती जो हम करते हैं वो है ओनिंग द रॉन्ग एसेट्स या डिप्रिशिएटिंग एसेट्स। तो देखिए दोस्तों एसेट्स होता क्या है, एसेट्स वो चीज़ है जो आपको पैसा कमा कर देती है। अगर आप उस पर टाइम और अपना एफर्ट ना भी लगाएं तब भी वो चीज़ आपको पैसा कमा के देगी। तो जैसे आप अपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, एफडीज़ हैं, या आप आपका घर है जो आपको रेंट कमा कर देता है, तो ये सब एसेट्स हैं। लेकिन होता क्या है कि हम लोग कई बार डिप्रिशिएटिंग एसेट्स जैसे कि गाड़ी है, महंगा मोबाइल है या लग्जरी आइटम्स हैं, इन चीज़ों को भी एसेट समझ लेते हैं। देखिए अकाउंटिंग टर्म्स में तो ये एसेट्स हैं, लेकिन अगर आप उसको सोचेंगे कि ये डिप्रिशिएटिंग एसेट्स हैं, ये आपको कुछ पैसा नहीं कमा कर दे रहे। एसेट सिर्फ वही ओन कीजिए जो आपको पैसा कमा कर दे रहे हैं, जो आपके लिए कुछ ना कुछ फ़ायदा कर रहे हैं। ऐसे एसेट्स, डेप्रिशिएटिंग एसेट्स जो आपको कोई पैसा नहीं कमा कर दे रहे और टाइम के साथ साथ जिनकी वैल्यू भी कम होती जा रही है, उन एसेट्स को जितना कम से कम ओन करेंगे उतना ही आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। कई बार लोग समझ लेते हैं कि ये डेप्रिशिएटिंग एसेट्स को ओन करने पर भी वो एसेट्स को तो ओन कर रहे हैं, जो कि गलत सोच है। इसीलिए एप्रिशिएटिंग एसेट्स को या ऐसे एसेट्स जो आपको पैसा कमा कर देते हैं, उन एसेट्स को ओन करना समझदारी का काम है। तो दोस्तों 9वीं गलती जो हम करते हैं वो है नॉट हैविंग लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस। तो दोस्तों हम छोटी से छोटी चीज़, कई बार गाड़ी, इवन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस तक का इंश्योरेंस करा लेते हैं, लेकिन हम अपनी लाइफ का, अपनी हेल्थ का इंश्योरेंस नहीं कराते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। हम एक्चुअली अपनी कुछ मेडिकल या एक्सीडेंटल इमरजेंसीज़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर नहीं करते, और कई बार जब आप हेल्थ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस आपने नहीं लिया होता और जब आपको इसकी ज़रूरत पड़ जाती है तब आपके फाइनेंशियल गोल्स या आपके जो सेविंग्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट होती हैं। और कई लोग हेल्थ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस लेते भी हैं तो वो सफिशिएंट अमाउंट का नहीं लेते, जिसकी वजह से उनको बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। तो दोस्तों इस चीज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉपरली एसेस करना
कि आपको कितने टर्म इंश्योरेंस, कितने हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कैलकुलेट कीजिए आपको कितना कवर रिक्वायर्ड है दोनों चीज़ों के लिए, आप उसको प्रॉपरली स्टडी कीजिए, समझिए और कंपेयर करने के बाद तब आप उसको बाय कीजिए। टर्म इंश्योरेंस के ऊपर मैंने एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है जो कि आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको जाकर डिटेल में देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या इंपॉर्टेंट कुछ ऐसी अंदर की बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। तो टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लें। तो दोस्तों 10वीं और आखिरी गलती जो हम करते हैं कि हम अपना फाइनेंशियल प्लान नहीं बनाते। दोस्तों कई सारे लोग हैं जो अपना सैलरी और एक्सपेंसेस का असेसमेंट नहीं करते। कई लोग होते हैं जो अपने करंट या फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं इसके बारे में नहीं सोचते। कई लोग ऐसे हैं जो आपका इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कहाँ करना चाहिए, आपको इन्वेस्ट, आपको किस गोल के हिसाब से कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए इसके बारे में नहीं सोचते और अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को जो है वो ट्रैक नहीं करते। तो ये ना करना बहुत ही बड़ी गलती है जिसके लिए आप आगे जाकर बहुत पछताएंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या चाहिए? सबसे पहले तो आप एक बजट बनाइए जिसके अंदर आप अपने सारे के सारे मंथली इनफ्लो और आउटफ्लो को ट्रैक कर पाएंगे। आउटफ्लो से आप ट्रैक कर पाएंगे कि आपका पैसा एक्चुअली जा कहाँ रहा है और इनफ्लो से आप ट्रैक कर पाएंगे कि आपका पैसा महीने के अंदर सैलरी या और अदर इंस्ट्रूमेंट्स कहाँ से आपका पैसा आता है। तो इनफ्लो और आउटफ्लो को चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आप अपने सारे के सारे फाइनेंशियल गोल्स को प्रॉपरली लिस्ट डाउन कीजिए कि आपके क्या क्या फाइनेंशियल गोल हैं और आपको उस फाइनेंशियल गोल्स के लिए आपको कितना कितना पैसा चाहिए होगा। ये चीज़ आप प्रॉपरली कैलकुलेट कीजिए। उसके बाद में आप अपने गोल्स के हिसाब से उस पैसे को आपको कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है वो आप फाइनलाइज कीजिए। इसके अंदर कौन सा पैसा आपका इक्विटी मार्केट में जाना चाहिए, कौन सा पैसा जो है लो रिस्क डेट मार्केट में जाना चाहिए, ये चीज़ आपको क्लियरली स्पेसिफाई करनी है। और उसके बाद में आप अपने एक्सपेंसेस, सेविंग और इन्वेस्टमेंट का प्रॉपरली ट्रैक करिए और ये सब ट्रैकिंग करने के बाद आप अपना प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान मेक करिए। और अगर आप प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान अपना सही से बनाएंगे तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। ये चीज़ करिए, ये आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी लॉन्ग टर्म में। तो दोस्तों हमने देखा इन टॉप 10 फाइनेंशियल गलतियों के बारे में और मैंने इनसे कैसे बच सकते हैं और इसके क्या सॉल्यूशंस हैं इसको भी क्लियरली बताया है। तो आई होप कि ये फाइनेंशियल गलतियां आप लोग नहीं करेंगे, स्पेशली मेरे यंग ऑडियंस जो इन गलतियों से बचेंगे, इन गलतियों से सीखेंगे और ये गलतियां आगे नहीं दोहराएंगे। तो अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, दोस्तों के साथ में ये वीडियो को शेयर कीजिए क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये फाइनेंशियल लिटरेसी पहुँचेगी, जितना ज़्यादा लोग समझ पाएंगे कि वो कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं और उन गलतियों को रेक्टिफाई कर पाएंगे, वो उतने ही ज़्यादा फाइनेंशियली जल्दी इंडिपेंडेंट होंगे। तो दोस्तों अगर आपको कोई और सजेशन हो कि मैं किस टॉपिक पर वीडियोज़ बना सकता हूँ तो प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आज आपसे अलविदा लूँगा और आई सिंसियरली होप कि आप ये गलतियाँ ना दोहराएं। थैंक यू, गुड बाय।